हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर केम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 2 के बारे में। लेक्चर 1 में हम लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर को देख लिया था और लुईस स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, उनके सॉल्यूशंस मैं आज बताऊंगा। और हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग सीखेंगे। आज मेन हमारा मुद्दा केवल यही है कि हम 50 के स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और कैसे गैस किए जाते हैं। लगभग मैं सिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। अब सैटरडे से यार जीओसी शुरू होने वाली है पैरेलली, तो जीओसी पे भी फोकस करना होगा। और जीओसी 11th और 12th दोनों को देखनी है, ड्रॉपर को भी देखनी है, मतलब तीनों लोगों को देखनी है। और बाकी स्प्रेड तो तुम कर ही रहे हो, स्पीड थोड़ी और बढ़ा दो कम चल रही है स्पीड, तो स्प्रेडिंग बढ़ाओ। एक बच्चा अगर 10 बच्चों को रिकमेंड करेगा तो हमें लगता है 2 तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे ना हम लोगों को। सही पढ़ा रहा हूँ मैं, बताओ भाई कमेंट करके, ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं। बात करने से पहले एक बात जो ज़रूरी हमेशा हम लोग करते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है dextercam.in, वहाँ पे जाके आप लोग अपने बैच पे क्लिक करके लेक्चर नोट्स और प्रॉब्लम शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है वीडियो के, तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट लिंक पे भी क्लिक करके नोट्स और लेक्चर मतलब प्रॉब्लम शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर NO3- पे छोड़ा था कि NO3- का लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये होमवर्क के लिए कहा था कि ये बना के रखना। होपफुली लोगों ने बनाया होगा, उसी होप में मैं आगे से बना के दिखा रहा हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ज़रा देखना भाई, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस पे मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम इससे करोगे तभी तुम सीखोगे, अदरवाइज सीख नहीं पाओगे। मैं 2-3 और बना दूंगा, फिर डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा कि तुम बताना सही है या गलत है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, नाइट्रोजन के हो गए 5, 6 ऑक्सीजन के, 6 ऑक्सीजन के, 6 ऑक्सीजन के +1, तो 24 हो गए। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने आ गए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने आ गए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आ गए 8 × n- वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। लीस्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। 3 ऑक्सीजन है इससे, तो 3 ऑक्सीजन अटैच कर दिए, एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और फिर जो बॉन्ड बचा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, जो बॉन्ड बचा उसे हम किसी भी एक नाइट्रोजन पे लगा सकते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे लगा के इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 24 में से 8 खर्च हो गए हमारे पास, तो बचे 16। ऊपर वाले ऑक्सीजन को देखो कितने की रिक्वायरमेंट है, ऊपर वाले ऑक्सीजन को देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और दोनों लेफ्ट और राइट वालों को 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम ये कह देंगे कि हमारे 16 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 4 ऊपर खर्च हुए और 12 नीचे खर्च हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। बात समझ में आ रही, बिल्कुल भाई अप्रोच खुलनी चाहिए। कितने लोगों ने स्ट्रक्चर बना पाया ये बताना मेरे को, सही सही है ना, बिल्कुल ठीक है ना, ये बात क्लियर है। चलो ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग सर्कल्स खींचते हैं। तो नाइट्रोजन के पेरीफेरी में हमने एक सर्कल खींचा, एक ऑक्सीजन के पेरीफेरी में एक सर्कल खींचा, इस ऑक्सीजन की पेरीफेरी में एक सर्कल खींचा, ऑक्सीजन की पेरीफेरी में एक सर्कल खींचा, ठीक। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। अब नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, पहले 5 थे तो एक +1 आ गया। इस ऑक्सीजन के पास पहले भी 6 थे, अभी भी 6 हैं, तो 0 चार्ज आया इसके पास एक बढ़ गया और इसके पास भी एक बढ़ गया। तो ये यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1 आ गया। तो ये NO3- का स्ट्रक्चर बन गया। आसान तरीका है बनाने का। इससे पहले तुम कैसे बनाते थे बताना मेरे को कमेंट करके। कमेंट करते तो लगता है कि हम लोग संवाद स्थापित कर पा रहे हैं या हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है ना। अब अगर N2O की बात करें तो N2O में भी नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नाइट्रोजन के पास 5, नाइट्रोजन के पास 5 और कार्बन के पास 6, तो 16 हो गए। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने आ गए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आ गए कितने, 8 × 3 - 16/2 यानी कि 4, ठीक है। अभी हमने इंटेंशनली ऐसे ही मॉलिक्यूल लिए हैं जिसमें सब में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 4 आ रहे हैं। व्हाट इफ अगर 4 से कम आए या ज़्यादा आए, देखते हैं, उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी तो 4 ही रखते हैं।
तो क्या हो गया, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम मान लेंगे, एक तरफ ऑक्सीजन रखेंगे और एक तरफ ऑक्सीजन रखेंगे, एक तरफ नाइट्रोजन रखेंगे, सॉरी। तो दोनों को एक एक बॉन्ड से जोड़ देंगे, फिर 4 बॉन्ड बनाने तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो बीच वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई पूरी। अब लेफ्ट वाले नाइट्रोजन को कमेंट करके बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जल्दी बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी जल्दी। 4 चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी 4 चाहिए। फिर एटम के चारों तरफ गोले बनाएंगे हम लोग। भाई ये तरीका बताना कि सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, इससे स्ट्रक्चर ड्राइंग भी आ रही है और हम लोग फॉर्मल चार्ज भी निकाल पा रहे हैं। बीच वाले ऑक्सीजन को देखो, अगर बीच वाले नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले कितने थे, 5 थे, तो कैसा चार्ज आया, +1। ऑक्सीजन के पास पहले भी 6 थे, अभी भी 6, और इस नाइट्रोजन के पास पहले 5 थे, अब 6 हैं। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन गया। ठीक है, आसान है, इसमें कोई दिक्कत किसी को आनी नहीं चाहिए, है ना। अब इसके बाद मान लो हमें SO3 बनाना है। SO3 बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स आ गए 4। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए कितने, 6 इंटू 6 + 6 + 6 + 6 यानी कि 24 आ गए। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने आ गए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने आ गए, 8 × 4 - 24/2, तो ये आ गए 32 - 24/2 यानी कि 4 आ गए। ठीक, सल्फर को हमने बीच में रख लिया, सल्फर को हमने कहाँ रख लिया, बीच में रख लिया। अब सल्फर को बीच में रख लिया और 3 ऑक्सीजन लगा लिए, 3 ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन के साथ हमने 4 बॉन्ड बनाने थे तो 4 बॉन्ड बना दिए, बिल्कुल NO3- की तरह बना रहे हैं। ऊपर वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4, और नीचे वाले दोनों को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर हम एटम के चारों तरफ सर्किल बना लेंगे। तो मैं मान लूं कि अब तो बनाना आ ही गया होगा भाई। तो ऊपर वाले ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है। सल्फर के पास देखो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने बचे हैं, अब 2 ही बचे हैं। तो कमेंट करो जल्दी से कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, +2। इस पे -1 और इस पे -1, तो क्या आ गया, SO- O- और यहाँ पे +2 आ गया। ठीक है, आसान बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अब मैंने जो होमवर्क दिए थे 10 स्ट्रक्चर, इन्हें मैं बना देता हूँ। पहला क्या है, PO3 3-, तो पहला बना देता हूँ मैं डायरेक्टली। अब स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अब मैं डॉट वॉट नहीं लगाऊंगा, डायरेक्टली फॉर्मल चार्ज के साथ बनाऊंगा, देखना जरा। ये PO4 3- बन गया। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा है PO3-। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाए होंगे और बनाने के बाद जो गड़बड़ियाँ आई होंगी उन्हें तुम मिला के रेक्टिफाई कर लोगे। PO3- कैसे बनाएंगे, PO3- ऐसा बना होगा, PO3- बन गया ये। अगला क्या है, अगला है ClO4-। अब ClO4 में क्लोरीन को बीच में रखा होगा तुम लोगों ने, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आ गए होंगे, सब पे -1 आया होगा और क्लोरीन पे +3 आ गया होगा। देख लो भाई, यही बन रहा है ना स्ट्रक्चर। मेरे को याद भी है और मैं लुईस थ्योरी फटाफट मन में कैलकुलेट भी करके लगा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो पेपर पे ही कैलकुलेट करनी है और ठीक से करना है। इसे बिल्कुल जल्दी की बात नहीं है, 1-2 लेक्चर बड़े स्लो चल रहे हैं, आसानी से पढ़ो, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बात पूरी। अगर समझ में ही नहीं आई तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। हम लोग पढ़ना लिखना जल्दी करके भी क्या ही कर लेंगे जब गलती करना है तो। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ClO3-। ClO3- बनाओ भाई, ClO3-। ClO3- में क्या होगा, Cl होगा, O-, 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 और इस पे आ जाएगा कितना, +2 चार्ज आ जाएगा।
और एक आ जाएगा लोन पेयर। कैलकुलेट करके देख लें यार, एक बार कन्फ्यूज़न लग रहा है इसमें। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, नंबर ऑफ एटम्स आ गए 4। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, एक बार नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लेते बस बन जाएगा। मेरे को लगता है एक डबल बॉन्ड आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 7 + 6 + 6 + 6 + 1, यानी कितने आ गए 8 + 6 + 6 + 6 यानी कि 18 और 6 26 आ गए। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने आ गए, अरे सही सवाल उठा लिया हम लोगों ने। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आ गए 8 × 4 - 26/2। अरे गजब, 3 आ गए वैलेंस वो 3 आ गए बॉन्ड्स। तो मैंने सही बनाया मेरे को लग रहा है यार, क्या कहते हो, तुमने बनाया? कितने लोगों ने बना पाया जरा कमेंट करके मेरे को बताना कि सर मैंने सही बनाया था। ये कमेंट चाहिए। देखो यार, हम लोग लाइव तो तुम लोग व्यवस्था बना नहीं रहे हो लाइव आने की मेरे। लाइव आ जाओगे तो हम लोग रात में बैठ कर लाइव भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए 10,000 का बेंचमार्क सेट होना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ तो मोटिवेशन चाहिए ना मेरे को भी तुम्हारी तरह की। तुम्हें तो सिलेक्शन मिलेगा और उससे हमें भी खुशी मिलेगी, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा देखेंगे। बहुत कम लोग वीडियो देख रहे हैं, एक्चुअली देख भी कम लोग रहे हैं। रीच हमारी कम हो गई है, हमें लग रहा है ऐसा। या ऐसा है कि काफ़ी लोग अभी सो रहे हैं, उठे ही नहीं सो के पढ़ने के लिए, जागृति नहीं हुए हैं। चलो ठीक है। तो क्लोरीन को हमने क्या करा, सेंट्रल एटम मान लिया। देखना ज़रा ध्यान से, 3 ऑक्सीजन थे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। लेकिन अभी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, अपनी तरफ से लोन पेयर गिफ्ट कर देते हैं। अब क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और बाकी सारे ऑक्सीजन को देखो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस पे सर्कल खींच दिया, इस पे सर्कल खींच दिया, इस पे सर्कल खींच दिया और इस पे सर्कल खींच दिया। क्लोरीन के पास पहले कितने थे 7, अभी कितने हैं 5, तो आ गया +2 चार्ज और हर ऑक्सीजन पे -1 -1 आ गया। तो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था भगवान की कृपा से वो सही बन गया। कितने लोगों ने इसे सही बनाया था बताना भाई कमेंट करके, ज़रूर मैं जानना चाहता हूँ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है SO4 2- है, फिर O3 है, फिर NO2- है। चलो ठीक है, SO4 2-। अगला है 5th नंबर, 4 तक हो गया। 5th नंबर SO4 2- है। मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। ठीक है, सही है तो बताना कि बात समझ में आ गई है मेरी। अगर नहीं आई तो मैं अगली क्लास में फिर से ये मुद्दा उठा लूँगा। जैसे तुम्हारा कमेंट आएगा मैं उसके अगली क्लास में ये उठा पाऊँगा मुद्दा। ठीक है, जब तक उसके आगे के लेक्चर्स अगर रिकॉर्ड हो गए तो तब तक का वेट करना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन मैं कमेंट करके लिख दूंगा कि ये कब आएगा। ठीक, फिर O3 है। O3 कितने लोगों ने बनाया ये बताना ज़रा। O3 कितने लोगों ने सही बना पाया ये स्ट्रक्चर। कमेंट करके बताओ। मेरे को लगता है O3 में लोग फंसे होंगे तो मैं बना ही देता हूँ O3 का। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए इसमें 3। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 + 6 + 6 यानी कि 18। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो गए 8 × 3 - 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3। तो हमेशा ध्यान रखना कि कई लोगों ने स्ट्रक्चर, कितने लोग हैं तुम में से जिन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया O3 का। ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो 3 मेंबर की हम रिंग नहीं बनाते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, 3 मेंबर की रिंग नहीं बनाते क्योंकि एंगल स्ट्रेन की वजह से ये एंगल एग्जिस्ट नहीं करता। अब ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। 3 बॉन्ड बनाने थे तो हमने 3 बॉन्ड बना दिए, एक एक बना दिया और एक तरफ डबल बना दिया। और अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसे गिफ्ट कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। सेंटर वाले एटम का पहले ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो एज यूजुअल हमने सेंटर वाले एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया।
अब इस वाले और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए, इसे कितने चाहिए, 6 चाहिए। सर्कल खींचना शुरू किए। ठीक, तो इस पे हो गया, इसके पास पहले कितने थे, पहले 6 थे, अभी भी 6 हैं, 0, इसके पास पहले 6 थे, अब 5 है, तो +1, और इसके पास पहले 6 थे, अब 7 है, तो ये ऑक्सीजन विद लोन पेयर। ठीक है, आसानी से बन पा रहा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही होगी किसी को भी, ऐसा मान लिया जाए। ठीक है, सिंपल है, ये तो बन जाने चाहिए, नहीं बन रहे तो दिक्कत है, बन जा रहे तो अच्छी बात ही है। मैं इस पर टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे पेपर में सवाल आ जाता है कि कितने ऑक्सीजन बॉन्ड है, किसमें ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है, कितने SO बॉन्ड है, कितने SO2 बॉन्ड है, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला NO2- है और फिर ClO2- है, तो मैं डायरेक्टली बना दूं NO2- और ClO2- तो चल जाएगा काम। कौन सा नंबर आ गया, 7th आ गया। NO2- कैसा बनेगा, और यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा, बस लोन पेयर आएगा। और बन गया क्या, 8 नंबर ClO2-। ठीक है, ये ClO2- आ गया। ClO2- में भी कितने, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, शायद इसमें हमने गलत बना दिया लग रहा है। मैं चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते, तरीका कभी गलत नहीं होगा। ClO2-, चलो नीचे बना के देखते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ एटम्स जो आ गए वो आ गए 3। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आ गए 7 + 1 + 6 + 6, यानी कि 20 आ गए ना। हाँ, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने आ गए, 8 × 3 - 20/2, यानी कि 2। ठीक, तो सही बनाया यार हम लोगों ने। अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो इसे गिफ्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी 6 लगा देंगे। यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, ऐसे लगा देते हैं अलग अलग पेन से। तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और इस पे आ गया एक पॉजिटिव। इसके पास Cl पे +1 आ गया, 7 थे 6 बचे, इन दोनों के पास -1 आ गया, तो ये बन गया ClO-, O-, और यहाँ पे 2 लोन पेयर बचे और एक प्लस चार्ज आ गया फॉर्मल। ठीक है, ClO2- हो गया। इसके बाद क्या था यार, इसके बाद था ClO2- के बाद N3- और SO2। अब N3- बनाना जरा। N3- जिसने अटेम्प्ट किया होगा बताना भाई, यही बन रहा था क्या। ठीक, या अगर किसी ने ये भी बनाया हो तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक। और SO2, 10th नंबर इज SO2। तो ये SO2 बन गया। ठीक, कमेंट करके बताना कि कितने लोगों ने सारे स्ट्रक्चर सही बनाए थे यार। बिल्कुल, मैंने बहुत ऐसा तरीका सिखाया था जिससे कि सबके स्ट्रक्चर सही बने, कोई गलत ना बना पाए। फिर भी किसी का गलत हुआ तो देख सकते हैं। अब हम लोगों ने SO4 का स्ट्रक्चर ये शानदार तरीके से बना लिया। ठीक, SO2- का ये स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने, ये वाला। अब जो सल्फर है वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 3rd पीरियड एलिमेंट है। तो अगर सेंट्रल एटम 3rd पीरियड का हो, क्या ध्यान सुनना मेरी बात, अगर सेंट्रल एटम अगर 3rd पीरियड ऑनवर्ड्स हो तो उसके पॉजिटिव चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज के साथ सरेंडर कर सकते हैं और एक बॉन्ड बना सकते हैं उसकी जगह। तो हमने इस पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के एक बॉन्ड बना दिया और इस पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के बॉन्ड बना दिया, तो हमने 2 बॉन्ड बना दिए। तो ये SO4 2- का स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन
नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड का है, उसके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल थे बॉन्डिंग के लिए, इसलिए सल्फर ने तो फॉर्मल चार्ज को कन्वर्ट कर लिया पाई बॉन्ड्स में, लेकिन नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनाना गलत है, इसीलिए मैंने बना के काटा। तो मैं भी बना के ही काटना है और ध्यान रखना है कि सेंट्रल एटम को कौन से पीरियड का होना चाहिए। सेंट्रल एटम शुड बिलोंग टू थर्ड पीरियड, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। हम लोग पीरियोडिक भी पढ़ चुके हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं, तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं। तो मैंने इसी बात को लिखा है क्या कि इफ द सेंट्रल एटम एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज विल कंबाइन टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड। ठीक, देयर आर मेनी कंपाउंड फॉर विच डू नॉट फॉलो लुईस ऑक्टेट रूल, दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई कि दोनों को मिला के हम क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे, लेकिन यहाँ तक बात तो क्लियर है कि दोनों को मिला के हम एक पाई बॉन्ड मतलब एक सेकंड बॉन्ड बना देंगे, तो उसे डबल बॉन्ड कह रहे हैं। अब लुईस थ्योरी सब जगह काम नहीं करती, खासकर ऐसे अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पेशली लिख दें, अगर हम एग्जाम्पल लिखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें यहीं पे कि NO2 बना के देखना, NO2 यू कैन नॉट फॉर्म फ्रॉम लुईस थ्योरी। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशली लुईस बना ही नहीं पाएगा, 1.5 पॉइंट मतलब 0.5 में आ जाएगा बॉन्ड, तो ये बनेंगे नहीं। तो हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को छोड़ भी दें तब भी लुईस सबके लिए क्या कह रहा था कि सब हर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। लुईस बार बार इसी बात पे जोर दे रहा था कि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यही तो लुईस कह रहा था। अरे हाँ या ना बताओ भाई, लुईस कह रहा था कि हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि ऐसे कंपाउंड मिले जो हाइपरवैलेंट भी थे और हाइपोवैलेंट भी थे। हाइपरवैलेंट जो अपनी वैलेंसी 8 से ज़्यादा रखते हैं और हाइपो मतलब जो अपनी वैलेंसी 8 से कम रखते हैं। तो जो अपनी वैलेंसी ज़्यादा रखते हैं उन्हें हम हाइपरवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, जो कम रखते हैं उन्हें हाइपोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो लिख देते हैं दोज कंपाउंड्स in which the valency of the central element is more, it is having more than 8 electron, then it is called hypervalent compound। और मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, उसके ग्रुप नंबर के बराबर हो सकती है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मतलब जैसे सल्फर 16 ग्रुप में था तो सल्फर की 6 हो सकती है, सल्फर 6A में था तो 6 हो सकती है, क्लोरीन 7 में था 7A में तो उसकी 7 हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से वैलेंसी निकालते हैं। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात करोगे तो जितना ग्रुप नंबर है उसमें -10 तक जा सकती है। जैसे सल्फर 16 में है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें से अगर हम 10 माइनस कर दें तो 6 हो सकती है मैक्सिमम कोवेलेंसी। फॉस्फोरस की वैलेंसी 15 में है तो 10 माइनस कर दो तो 5 हो सकती है मैक्सिमम। ठीक, तो यही बात लगी है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एलिमेंट कैन बी इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और यहीं पे लिख देते हैं और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द मैक्सिमम कोवेलेंसी कैन बी ग्रुप नंबर -10 if the atom belongs to third period onwards। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ सल्फर की कितनी हो जाएगी, 16 - 16। देखो सल्फर कहाँ पे, मैंने पीरियोडिक टेबल भी इसलिए तुम्हारे लिए दोबारा लिखी है। सल्फर कहाँ आ रहा है, 16 पीरियड में आ रहा है, 16 ग्रुप में आ रहा है, तो 16 ग्रुप में आ रहा है तो 16 - 10 यानी कि 6, क्लोरीन की 7, फॉस्फोरस की 5, नाइट्रोजन की 3 इसलिए आ रही है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड में लाई कर रहा है। नाइट्रोजन देखो सेकंड पीरियड वाली लाइन में आ रहा है ना नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में लाई कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी को हम 3 ही गिनेंगे, उसे हम 5 नहीं कह सकते, क्योंकि थर्ड पीरियड में आने पे ही वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं और वहीं से वैलेंसी को एक्सपेंड किया जा सकता है। मैंने पीरियोडिक टेबल लिखी है सुंदर सी तुम्हारे लिए, अच्छी लग रही है ना देखने में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरी शक्ल के साथ और लगा लो, चिपका लो दीवार पे, याद रहेगी मेरी शक्ल भी और मतलब ये भी याद रहेगी पीरियोडिक टेबल, रोज हाथ जोड़ के खड़े हो ना।
डरावनी तो ही में ही शकल, खैर डर जाओगे देख के, है ना। तो हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्या है? अब हाइपरवैलेंट हो गए कि वैलेंसी जिनकी 8 से ज़्यादा है उन्हें हम हाइपरवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। हाइपोवैलेंट कंपाउंड कौन से होंगे? हाइपोवैलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है फिर भी वे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे BF3 है, BF2 है। ये कैसे हैं? BF3 के पास सारे टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लो तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BF2 के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि 2 तरह के कंपाउंड है, हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपरवैलेंट जिनमें वैलेंसी 8 से ज़्यादा हो रही है वो हाइपरवैलेंट है, जिनमें कम रह जा रही है 8 से उन्हें हम कहते हैं क्या? हाइपोवैलेंट कहते हैं। और एक कंपाउंड वो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उन्हें स्टैंडर्ड कंपाउंड कहते हैं, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। उन्हें क्या कहते हैं? एक टर्म यूज़ करते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया, क्या कहते हैं उन्हें? सफिशिएंट ऑक्टेट? नहीं कुछ और कहते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन वो मतलब फर्जी सा ज़बरदस्ती रख दिया गया। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशी, है ना। तो अब हम लोगों को करना क्या है, बचे हुए टाइम में आज के हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे और ये नाम जो मैंने लिखे हैं इन्हें याद रखेंगे ज़रूर, चाहे कुछ हो जाए, ये नाम नहीं भूलना हमें, है ना। नाम भूल गए तो गड़बड़ा जाएगा मामला सारा। तो नाम और इनके स्ट्रक्चर हम लोग ध्यान रखेंगे और एकदम रखेंगे, कोई मतलब किसी भी शर्त पे भूलेंगे नहीं इस बात को, ठीक। तो जैसे कंपाउंड्स ऑफ सल्फर लिखें, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में H2SO4 लिखा। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है। अब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हमें कंपाउंड बनाना। देखो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखो कंपाउंड में तो इन जनरल क्या करते हैं, हमेशा तो कोई भी चीज़ ट्रू नहीं हो सकती, इन जनरल हम क्या करते हैं, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सेंटर एटम ले लेते हैं, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सेंट्रल एटम ले लेते हैं और OH बॉन्ड्स लगाते हैं जितने लग सकते हैं। तो जितने OH बॉन्ड लग सकते थे लगा दिए, बाकी ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी कर देता है, बन गया H2SO4। बाकी ऑक्सीजन वैलेंसी कितनी थी? 2, तो दोनों को डबल बॉन्ड लगा दिए और 2 OH लगा दिए। H2SO3 देखो कैसे बनाएंगे, सल्फर को बीच में रखा, कितने OH लगाएंगे? 2, और जो एक बचा हुआ ऑक्सीजन उसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे। अब ये नहीं सोचेंगे कि सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अब वो बात लुईस वाली खत्म हो गई, हम लुईस के आगे निकल आए अब, ठीक। अब H2H2O7 को ओलियम कहते हैं या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, नाम याद रखने हैं, ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और इन स्ट्रक्चर्स का तुम्हें लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। 12th पास में भी IIT ने कई बार मेंस में और एडवांस में ऐसे सवाल पूछ रखे जिनमें केवल स्ट्रक्चर ही पूछे हैं। इनफैक्ट 2023 में एक सवाल आया था जिसमें पूछा था कि SS बॉन्ड कितने मॉलिक्यूल्स में, और सल्फर के ये 4-5 कंपाउंड दिए हुए थे, तो बिल्कुल कॉपी का लिखा हुआ सवाल आ गया था एज सच, ठीक। अगली क्लास में उठा के दिखा भी दूंगा तुम्हें कहोगे तो ओलियम में 2 सल्फर है। अब यार 2 सल्फर के लिए तो लुईस ने कोई बात कही नहीं। कितने OH लग सकते हैं? 2, तो बिना ना इंसाफी करे दोनों की तरफ एक एक OH लगा दें। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 5, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कराता है। एक ऑक्सीजन बचा तो मजबूरी में बीच में रखेंगे, क्यों? क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, वही रख सकते हैं बैलेंसी पूरी करने के लिए। H2H2O8 पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें भी सल्फर है, दोनों में OH बॉन्ड लगा देंगे बिना ना इंसाफी करे, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लगाएंगे। अब देखो 2 ऑक्सीजन बचे और सल्फर के पास वैलेंसी बची 1, तो 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ से लगेगा एक यहाँ से लगेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इस लिंकेज को कहते हैं परऑक्साइड लिंकेज। क्या कहते हैं? परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? परऑक्साइड लिंकेज कहता है। तो अगर नाम के आगे पर लगा है तो इन जनरल वो परऑक्साइड लिंकेज वाला ही होगा। अब H2SO5 है, H2SO5 क्या हो गया? पर सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो पहले सल्फर लिख लिया, OH लिख दिया, OH लिख दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया, डबल बॉन्ड O। अब एक ऑक्सीजन तो बच गया और नाम के आगे पर भी लगा हुआ है। देखो स्ट्रक्चर मोर और लेस याद ही रखने हैं, तो इनमें भी क्या है? परऑक्साइड लिंकेज। मोर और लेस तो ये याद ही रखने, लेकिन फिर भी अगर तुम 2-4 बार इन्हें बना के देख लोगे तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन 11th, इन 12th क्लास तक के लिए, आखिरी तक के लिए काम आएंगे। बिल्कुल मेंस में सीधा और एडवांस में सीधा सवाल आता है इससे।
कितने लोगों ने सारे नाम सुन रखे थे, ये भी बताना मेरे को कि यार तुमने बॉन्डिंग, तुम तो चीता लोग हो, पढ़ रखी होगी। चीता, चीता टाइगर चीता इंडिया वाले ना कि नाइजीरिया वाले? ठीक। तो चीता लोग हो तो तुम लोग ये पढ़ रखे होंगे। कितने लोगों ने सारे स्ट्रक्चर पढ़ रखे हैं? मैं 50 एक लिखवाऊंगा अभी, तो देखते जाओ जरा। 2 सल्फर है तो सल्फर लिख लिया। अब थायोनिक जब भी आए तो एक ओ हटा के एक एस लगा दो। थायोनिक का मतलब एक ओ हटा के एक एस लगा देते हैं। तो ओ एच बॉन्ड लगा दिए 2, एक ओ बचा हुआ। तो जो एक ऑक्सीजन अगर H2SO4 होता तो देखो एक ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, सल्फर आ गया, तो हम कहेंगे थायोनिक। ठीक। टेट्राथायोनिक में क्या करेंगे, 4 सल्फर, तो 2 सल्फर लिख लिए, OH OH लगा दिया। भाई सिमेट्री तो मेंटेन रखेंगे ही हम लोग, ईमानदार लोग हैं। तो सल्फर सल्फर बॉन्ड बनाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे, और फिर जो 2 सल्फर आए उन्हें बीच में लिख देंगे। ये आया था सवाल, ठीक है, बिल्कुल यही। अब पॉलीथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड क्या करेंगे, ऑक्सीजन सल्फर के साथ बॉन्ड बना दिए, 6 ऑक्सीजन बिजी कर दिए। अब जितने सल्फर सल्फर बॉन्ड बनने थे वो बनाते जाओ फटाफट। ठीक, इनफाइनाइट मतलब n कितना ही बड़ा नंबर हो सकता है। अगला करा है पायरोसल्फ्यूरस एसिड, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। अब इसमें 2 सल्फर बना लिए। ये वो स्ट्रक्चर है जो लोग जनरली गलत करते हैं। देखो मेरे तरीके से भी गलत बन जाएगा। OH और OH लगा लिया, एक ऑक्सीजन इसे दे दिया, एक ऑक्सीजन इसे दे दिया। अब एक ऑक्सीजन बचा। अब एक ऑक्सीजन बचा तो लगता है वो कहाँ पे आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, लेकिन बीच में आता नहीं है यार। वो डबल बॉन्ड वो एक तरफ लग जाता है। तो ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखेंगे। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब SO3 का स्ट्रक्चर तो यार सबको आता है बनाना। SO3 तो हम सब लोग बना ही लेते हैं, SO2 भी हम सब लोग बना ही लेते हैं। SO3 होल थ्राइस ट्राइमर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनाएंगे, साइक्लिक ट्राइमर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है, आसानी से बन गया ये। अब इसके बाद रोम्बिक सल्फर का बनाना है। रोम्बिक सल्फर कैसे बनता है, एसिड ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, क्राउन स्ट्रक्चर है। इसी को पकड़ रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है। जो नीचे लिखा हुआ भी है क्राउन स्ट्रक्चर और पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, तो मैंने दोबारा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो तो लिख सकता हूँ, इतना तो मैं लिवरेज ले ही सकता हूँ। ठीक, चलो भाई। अब कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। पर क्लोरिक एसिड एकमात्र ऐसा एसिड है जिसके नाम के आगे पर लगा हुआ और उसमें कोई परऑक्साइड लिंकेज नहीं, क्योंकि क्लोरीन अपनी मैक्सिमम को वैलेंसी 7 कर सकता है। तो क्लोरीन ले लिया और एक OH ले लिया, बाकी ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करा दी। ठीक, आसान बन गया। जिंदगी आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं बनानी। क्लोरिक एसिड कैसे बनाएंगे, Cl के साथ एक OH ले लिया और डबल बॉन्ड हो, क्लोरिक एसिड बन गया। क्लोरस एसिड कैसे बनाएंगे, Cl के साथ एक OH ले लिया, डबल बॉन्ड हो। HOCl कैसे बनाएंगे, HOCl तो बना ही बनाया यार पहले से ही। Cl2O7 कैसे बनाएंगे, Cl2O7 कैसे बनाएंगे। अब क्लोरीन रख लिया और क्लोरीन रख लिया, जब भी 2 आइटम देखो दूर दूर रख लो उन्हें, पहली शर्त तो यही है। अब ऑक्सीजन से वैलेंसी सेटिस्फाई करना शुरू करो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से। देखो मैं मेरा हाथ कैसे चल रहा है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से चल रहा और बीच में एक ऑक्सीजन रख दिया। ठीक, Cl2O5 कैसे बनाएंगे, Cl2O5 में Cl दूर दूर रख लिए, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से ऑक्सीजन दे दिया और एक ऑक्सीजन को बीच में रख दिया। Cl2O3 क्लोरीन ट्राइऑक्साइड,
Cl दूर रख लिया। अब देखो सारे के सारे खत्म हो गए तो इन्हें आपस में जोड़ दो। खत्म हो गए ना सारे के सारे, 6 क्लोरीन खत्म हो गए। Cl2O3 बनाना था। ओ सॉरी, मैंने Cl2O6 बना दिया नीचे वाला गलती से। Cl2O3 है तो क्या हुआ, 2 Cl हो गए, एक ऑक्सीजन इधर, अब एक ऑक्सीजन इधर। अब एक के लिए बीच में लड़ाई है तो उसे ऐसे रख दिया। Cl2O6 मैंने गलती से बना दिया तो Cl और Cl हो गए। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में देखो सारे ऑक्सीजन कंबाइन एग्जॉस्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, Cl बॉन्ड बचा, आसानी से बना देता। ठीक है, आसानी से ना बना देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। Cl2O क्लोरीन ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, ClOCl सिंपल। ठीक, अब कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, ये भी सवाल इस बार मेंस में पूछा गया था, ध्यान रखना कि कितने POH बॉन्ड होते हैं, ऐसा सवाल भी आया है। तो H3PO4 कैसे बनाएंगे, P बीच में लिख लिया, OH लगा दिए पहले और फिर डबल बॉन्ड हो। इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं या फॉस्फोरस एसिड कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। अब इसमें P के साथ ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड O और OH इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी हमें 5 करनी है, ध्यान रखना। तो इसमें ध्यान रखना कि एक PH बॉन्ड है, तो इसलिए इसका N फैक्टर कितना है 2 और इसका N फैक्टर कितना है 3। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस में P डबल बॉन्ड O लगाएंगे, एक OH लगा देंगे और 2 H लगाएंगे, तो इसके लिए N फैक्टर कितना है 1। मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाएंगे, POH हो गया एक। ठीक है, एन फैक्टर वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखना, ये जरूरी है, बहुत बहुत बहुत, है ना। ये स्ट्रक्चर्स तो मैं लग रहा होगा कि सर ये क्या आप बना बनाए दे देते, तो नहीं, लेकिन इसे मेरे साथ साथ बनाओगे तो बहुत फ़ायदा होगा। मेरे ऊपर विश्वास करो यार, मैं तुम्हें गलत गाइड तो नहीं करूँगा, ये तो तय बात है ना। तो बस तुम्हारा काम ये है कि अच्छे से पढ़ो और लोगों तक बात पहुँचाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि अब तो यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड सब में एक ही से NCERT चलती है, तो ये सब लोग पढ़ सकते हैं इस वीडियो से। ठीक, तो यहाँ P आ गया, यहाँ P आ गया। OH बॉन्ड लगाते हैं सिमेट्रिकली, तो 2 OH इधर दे दिए, 2 OH इधर दे दिए, एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, तो कितने खर्च हो गए, 6 खर्च हो गए, एक बचा लगा दिया। तो ये बन गया क्या, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक, पायरोफॉस्फोरिक एसिड के बाद H5P3O10 आया, तो 3 फॉस्फोरस हैं, 3 फॉस्फोरस को हमने दूर दूर रख लिया, बॉन्ड्स को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। अब OH टर्मिनल पे ही रखेंगे, सब में OH के बीच में बॉन्ड तो होगा ही, ये तो बात अंडरस्टूड है। फिर डबल बॉन्ड O लगाना शुरू करेंगे। गिन लो जरा, काउंटिंग कर लो पूरे हो गए कि नहीं हुए, एक बार काउंट कर लो बस कि पूरे हुए कि नहीं हुए। वैसे तो हो ही गया, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मन की जरूरी है काउंट करना कि OH 4 हो, OH 5 हो गए, H 5 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए 5 और 5 10 हो गए। ठीक है, 3 फॉस्फोरस हो गए। ठीक, अगला P4O10, P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का क्या है, डाइमर। तो ये कैसा बनता है, IIT ने ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि POP बॉन्ड कितने होते हैं। अब ये जो बॉन्ड है, ये वाला POP बॉन्ड, ये आउट ऑफ प्लेन है, कहाँ है, आउट ऑफ प्लेन है, और ये इनवर्ड प्लेन है, ये इनसाइड द प्लेन है। तो ये 3D में है, इसलिए ध्यान रखना है इसे। ठीक है, P4O6 कैसा बनाओगे, अब तो बस वही केज बनानी है आराम से। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल बनेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसे सीधे प्लेन बना रहे हैं। P4O8 ले लेते हैं, अपोजिट पीस पे
डबल बॉन्ड O लगा दिया। P4 व्हाइट फॉस्फोरस ले लें। इसके बीच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ध्यान रखना, आईटी ने ये पूछ रखा कि इनके बीच का एंगल कितना होता है। P4 रेड फॉस्फोरस, मैं चाहता तो तुम्हें ये पीडीएफ ही दे देता, सीधे सीधे तुम आराम से घर पे बैठ के लिख लेते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ साथ लिखो और मेरी इच्छा को तुम पूरा करोगे, उससे लर्निंग बढ़ेगी। तो ये P4 एक पॉलीमेरिक चेन होती है, लगातार चलती रहती है, ठीक है। अब कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, HNO3 कैसा बनाएंगे? देखो हमने NO3 माइनस बनाया था, तो OH लगा दिया, डबल बॉन्ड O और O माइनस और प्लस, ये HNO3 बन गया, ठीक। नाइट्रस एसिड OHNO, N2O5 NN, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये प्लस, O माइनस, ये प्लस बन गया, तो ये N2O5 बन गया, सिंपल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O4, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना दिया। ये सारे स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत बनेगी, इन्हें रोज़ रिवाइज करना है भाई, रोज़, है ना। जब तुम्हें ये सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे तो PYQ जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जो 5 तारीख से मैं शुरू कर रहा हूँ, 5 अगस्त से शुरू हो रही है PYQs की सीरीज़, तो 10 दिन बचे हैं, होल्ड ऑन, और हम लोग करते हैं पूरा उसे। N2O3 का स्ट्रक्चर IIT ने पूछा था एक बारी, 2014 में पूछा एडवांस के पेपर में, कि N2O3 के 2 स्ट्रक्चर नोन है। एक तो ये सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल, दोनों पे ही नंबर दिए गए थे, तो इसलिए हम दोनों ही याद रखते हैं ना। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। N2O हम लोगों ने लाफिंग गैस थी, अभी हमने बनाई थी। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन H2CO3, तो कार्बन डबल बॉन्ड O, OH और OH दे देंगे। CO2 हम सब लोग जानते हैं कैसा बनता है, CO भी हम जानते हैं कैसा बनता है। कार्बन सब ऑक्साइड कैसा बनता है, C3O2 है, ठीक। मेलेटिक एनहाइड्राइड कैसा बनता है, ये C12O9 है। थोड़ा अच्छा सा लगेगा देखने में तुम्हें। तो ये मेलेटिक एनहाइड्राइड है। ये स्ट्रक्चर को बना के ही देखना पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट कि तुम उसे ऐसे भी रिवाइज करके रिमेंबर कर सको, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें बना के ही देखना पड़ेगा, ठीक। अभी हम लोग बॉन्डिंग के 0 लेवल पे हैं, एकदम से उठेगी बॉन्डिंग बहुत तेज़ी से, ठीक है। अगले लेक्चर से बेंजीन का स्ट्रक्चर, कैकुले को बेंजीन के स्ट्रक्चर को सपने में देखने के लिए उसे क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। तो तुम भी कोई ऐसा सपना देखो जिससे तुम्हें भी नोबेल प्राइज़ मिले। डायमंड का स्ट्रक्चर, हर कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 4 कार्बन से कनेक्टेड है, और ये चेन ऐसे ही आगे चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। अब अगर ग्रेफाइट का बनाना हो तो ग्रेफाइट कैसे बनाएंगे? तो ग्रेफाइट क्या होती है, हेक्सागन रिंग्स होती है। ग्रेफाइट में क्या होती है, हेक्सागनल रिंग्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक के ऊपर एक कई लेयर होती है। कभी तुम्हें ग्रेफीन बताएंगे कि ग्रेफाइट से ग्रेफीन कैसे बनाई गई और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो तुम जान के तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। साइंस की कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है या नहीं आता है? बताओ भाई सब लोग, कि साइंस की कहानियाँ सुनने, अगर साइंटिस्ट के बारे में बताएं, तुम ओपेनहाइमर देख के तो खुश हुए होगे सब लोग। ओपेनहाइमर तो मूवी देख के खुश हुए। बॉर्न ओपेनहाइमर को जानते हो? क्वांटम मैकेनिक्स में बॉर्न और ओपेनहाइमर का एक बहुत बड़ा अप्रॉक्सीमेशन है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं, जिसमें उसने ये मान लिया था कि मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस पे बैठ के वो इलेक्ट्रॉन को देख रहा था। ये बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन है। ये अप्रॉक्सीमेशन इतना बड़ा था कि लगभग एटॉमिक बॉम्ब के बराबर था।
तो इसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड लगाते जाओ, एक छोड़ के एक। ठीक, इस तरह से आगे चलती जाएगी। ठीक है, फिर KMnO4 का स्ट्रक्चर, KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, Mn को बीच में रखेंगे, तो ये पिंक या वॉयलेट कलर का होता है, पिंक या वॉयलेट कलर का होता है। K2Cr2 में 2 क्रोमियम है, दूर दूर रखेंगे, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे पहले, O- और K+, O- और K+, और एक बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, ये ऑरेंज कलर का होता है। ये कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अब CrO5 ब्लू क्रोम, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। तुम्हें अभी 11 से ही याद हो जाएंगे, या ड्रॉपर हो तो अभी तुम्हें बहुत आगे तक फ़ायदा मिलेगा इस बात का, और 11th में हो तो मस्ट है कि तुम्हें पता ही होना चाहिए। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। पोटेशियम टेट्रा परऑक्सोक्रोमेट कैसे बनाएंगे, अब परऑक्सो है तो परऑक्साइड लिंकेज भी होगी इसमें, और टेट्रा परऑक्सो है तो 4 परऑक्साइड लिंकेज होगी। H2O2 कैसा होता है, H2O2 होता है हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। और H2O2 पे तो मेंस में कई बार सवाल पूछा गया, जब हम लोग एस ब्लॉक करेंगे तो H2O2 के बारे में डिटेल में बात करेंगे हाइड्रोजन में। ठीक है, कि सॉलिड स्टेट में कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में बॉन्ड एंगल कितना होता है। फिर डाइबोरेन, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये डाइबोरेन हो गया। डाइबोरेन में बनाना बॉन्डिंग होती है, बनाना बॉन्डिंग होती है, और इसमें जो बॉन्ड होता है वो इस तरह से बनाना के शेप का बन जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका, तो इसलिए इसे हम बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में जो बीच वाले हैं उन पे एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 न्यूक्लियस से घिरे होते हैं, तो इसमें 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। 2 कैसे हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 सेंटर यानी कि 3 न्यूक्लियस के बीच में है, तो इसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। और 4 बॉन्ड जो हैं वो नॉर्मल बॉन्ड कैसे होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक, ऐसे ही B4H10 बना ले, तो B4H10 बनाए तो कैसा बनाएंगे, BHB, तो ये B4H10 बन गया। इसमें भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे, तो ऐसा नहीं केवल B2H6 में ही होते हैं, वो कहीं पे भी हो सकता है। फिर ये बोरेक्स है, Na2B4O7.10H2O, ये बोरेक्स तुमने पढ़ा होगा सब लोगों ने, और Na2B4O5OH4.8H2O के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं, कि BO थोड़ा दूर से बनाते हैं, BOB एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, और OH चारों बोरॉन्स पे। ठीक, तो इस बोरॉन पे नेगेटिव और इस बोरॉन पे नेगेटिव, .8H2O इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 2Na प्लस आएगा। तो इस तरह से 55 स्ट्रक्चर तो हमें लगता है काफ़ी है। इतने अगर तुम याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ सरल हो जाएगा। यहाँ तक ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग अब बात करेंगे, अगली क्लास में ओवरलैपिंग थ्योरीज के बारे में, और फिर धीरे धीरे बॉन्डिंग की तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे ओवरलैपिंग पढ़ने के बाद। ठीक है, तब तक के लिए तुम्हें अभी 2 दिन का समय है। ये स्ट्रक्चर्स तुम्हें एकदम बढ़िया से आने चाहिए, एकदम याद कर लो, पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। ये छोटे छोटे काम है, इन्हें कंप्लीट करके रखो, और चैनल को लोगों तक पहुंचाते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और लोगों तक पहुंचाते रहो, जिससे मेरा एंथू बना रहे। ठीक है, चलो ओके,
देन मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।